अब डेटाबेस हेल्पर के बाद जो सबसे मेन हमारे पास एक्टिविटी एनरोलमेंट फॉर्म देख लेते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर हमने डिफरेंट बटन्स और डिफरेंट इनपुट फील्ड्स जो थी वो ऐड की, फ्रंट एंड की फ़ाइल में की थी, तो उसका हमने बैक एंड जो है ये इसमें हमने कंपोनेंट से डिफ़ाइन कर लिए। इन इनपुट फील्ड से डाटा जो है वो रीड किया जाएगा बटन सेव पे क्लिक करने पे, और जब बटन सेव सारा डाटा रीड करके वैलिडेट हो जाएगा तो स्टूडेंट के अंदर पुट किया जाएगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने के बाद डेटाबेस हेल्पर के थ्रू हमने इसका जो हमने मेथड पढ़ा है सेव स्टूडेंट, सेव डाटा का, इसको ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा देगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डेटाबेस का जो इनिशलाइज़ करना था ऑब्जेक्ट वो हमने कर लिया। डेटाबेस हेल्पर जो है वो, क्योंकि हमारे पास मॉडल एक डेटाबेस हेल्पर की क्लास है जिसमें हमने पेरेंट फाइल जो पेरेंट क्लास थी वो हमने बनाई, SQLite ओपन हेल्पर जो है वो हमने इनहेरिट करवाई। तो ये क्योंकि क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट को जब भी इनिशलाइज़ किया जाता तो न्यू ऑपरेटर के बाद उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना होता है। हमने यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट पास किया है एनरोलमेंट फॉर्म डॉट दिस, तो इस वजह से ये यानी कि दिस यानी इस एक्टिविटी पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ से इसको इनिशलाइज़ किया गया तो इसलिए दिस का जो है ऑपरेटर हमने यूज़ किया। दिस से एक ऑपरेटर है। डेटाबेस हेल्पर को हमने परमिशन दी कि गेट राइटेबल डेटा डेटाबेस, यानी डेटाबेस जो इसको कॉल इस वक्त किया जा रहा है, इनिशलाइज़ किया गया, इसमें इसके थ्रू हमने डेटा राइट करना है। इसके बाद जो फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास इनपुट फील्ड थी हमारे पास इस फाइल में एनरोलमेंट फॉर्म पे, तो वो हमने असाइन करवा दी इसको, और उसके बाद बटन्स को भी असाइन करवा दिया। इसके बाद हमारे पास बटन कैंसिल को पहले देख लेते हैं। अगर बटन कैंसिल पे क्लिक किया जाए तो ये इसको वापस मेन एक्टिविटी पे ले जाए। जब भी आपने किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना हो तो आपको ये 3 लाइन जो हैं ये लिखनी होती हैं। ये करंट जो एप्लीकेशन का करंट कॉन्टेक्स्ट होता है, आप इस पर दिस भी लिख सकते हैं या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तीसरा काम ये होता है कि आप दिस लिखने से पहले एनरोलमेंट फॉर्म डॉट दिस लिख दें तो उसके थ्रू ये भी वैलिड होता है। और सेकंड नंबर पे आपने जिस एक्टिविटी पे मूव करना होता है आप उसको लिखते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम एनरोलमेंट फॉर्म पे, बटन क्लिक हो तो ये डेटा जो है वो रीड करे। यूज़र की इनपुट जो रीड करने का तरीक़ेकार ये होता है कि इनपुट फील्ड का हमने नाम लिखना है उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ करवाया हुआ है। ये फ्रंट एंड पे जो डिफ़ाइन किया था एनरोलमेंट फॉर्म पे, उस पे इस आईडी के नाम से एक एडेड टेक्स्ट है, उसको रीड करके इस वेरिएबल या इस आईडी के साथ वो कनेक्ट करवा दे, लिंक करवा दे। उसके थ्रू हमने गेट टेक्स्ट का मेथड अप्लाई किया। गेट टेक्स्ट जो है ये इसको रीड करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी टू स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू स्ट्रिंग मैनिपुलेट होती है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से नेम, कोर्स, नंबर, डेट और टाइम जो है वो एम्प्टी है, तो वो हमने एम्प्टी अभी रहने देंगे। अब इनकी हमने करनी है वैलिडेशन, वैलिडेट इनपुट्स। अब इनपुट्स को वैलिडेट ये किया जाएगा कि जो यूज़र आईडी है, जो यूज़र का नेम है, यूज़र की आईडी है, वो क्या एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो वहाँ पे आईडी रिक्वायर्ड का मैसेज शो करे, और वीयू की जो आईडी होती है वो BC या MC या BS या MS के साथ 11 डिजिट्स टोटल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स और दूसरे नमेरिक्स भी, 9 नमेरिक्स और 2 जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं। तो टोटल जो है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। 11 से कम या ज़्यादा हो तो वो एरर डिस्प्ले करे, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, और रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू वापस कर्सर को उधर ले जाए। इसी तरह से नेम, और फिर जब फ़ोन है तो फ़ोन भी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है वो 11 डिजिट के होते हैं, तो उससे कम या ज़्यादा अगर यूज़र ऐड करेगा तो वो सेव नहीं होंगे। इनवैलिड फ़ोन नंबर जो है मोबाइल नंबर, उसका वो मैसेज डिस्प्ले, एक एरर डिस्प्ले करेगा। और अगर कोई भी एरर नहीं आता, यूज़र ने सारी इन्फॉर्मेशन सही ऐड की है, तो फिर वो इनिशलाइज़ करवाए ऑब्जेक्ट को। यूज़र अब सारी स्ट्रिंग से डेटा उठा के तो इस ऑब्जेक्ट को भेज दें। जब इस ऑब्जेक्ट को भेजेगा तो इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज़ करवाएगा। तो नेक्स्ट हमने ट्राई और कैच के थ्रू डेटाबेस जो है उसके थ्रू इसमें डेटा भेज दिया। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है।
एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है कि कोई भी कोड जो पॉसिबली रन टाइम के ऊपर एरर जनरेट कर सके, हमने उसको ओवरकम करना होता है, हमने उसको पहले ही कोड एंड पे ही हैंडल करना होता है। तो उसके लिए एक्सेप्शन ट्राई कैच, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक्स होते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में। इसमें ट्राई में वो हमने कोड रखना होता है जो पॉसिबली एरर जनरेट करवा सकता है। अगर एरर जनरेट हो जाता है तो उसके लिए हमने एक्सेप्शन हैंडल करनी होती है कि वो कोई मैसेज डिस्प्ले करे या कोई कोड एग्जीक्यूट करवाए। और फिर हमारे पास फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक ने हर दफ़ा ट्राई और कैच में से कोई भी चले या ना चले, कोई एरर जनरेट हो या ना हो, फाइनली ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमने डेटाबेस हेल्पर के अंदर सेव डाटा को ये डाटा भेजा, अब उसने रिटर्न किया था इज़ ट्रू या फॉल्स, वो इस सेव्ड में हमने स्टोर कर लिया। बूलियन टाइप के अंदर 2 वैल्यूज़ ही स्टोर हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसके थ्रू हमने ट्रू है तो वो डेटा सेव का मैसेज डिस्प्ले करे, अदरवाइज़ अगर फॉल्स है तो वो डेटा नॉट सेव का मैसेज डिस्प्ले करे। तो अगर इसने इस एक्टिविटी से मूव करवा के मेन एक्टिविटी पे वापस लेके जाना है तो ये इसको क्लियर कर दे तो या इसको ये मूव करवा दे, तो दोनों में से हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब वो वापस जब जाएगा तो फिर आ जाएगा मेन एक्टिविटी के ऊपर।